अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, तो क्या था आज का टास्क? जी फरमाइए, क्या था आज का? सर क्वेश्चन आंसर थे। क्वेश्चन आंसर किस चीज़ के? वो रेस्क्यू रेक्स। रेस्क्यू रेक्स का। अच्छा, और हाँ, उसका क्वेश्चन आंसर था, ठीक। और वो रेसिपी भी थी एक, याद आ रहा है मेरे को। जी जी। रेसिपी, हाँ। अच्छा, तो कौन कौन या तैयारी करके आया रेसिपी की, बताएंगे कोई? अच्छा, पहले एक काम करते हो, बुक ये सब कर लेते हैं, आखिर में करेंगे। चलिए। अच्छा, रेस्क्यू रेक्स था ना। हाँ, मैंने बोला था अपने अपने बुक में आप लोग खोल लें। हाँ जी। जी, कौन बताएंगे? हाउ वॉज रेक्स व्हेन शी वॉज फर्स्ट ब्रॉट होम? Assalamualaikum. वालेकुम सलाम जी। Rex was not very friendly and हम्म barked at strangers and sheep. हम्म Rex was not very friendly and barked at strangers when she was first brought home. What did Adil think when Rex barked like crazy? आप ही बताइए इसका। What did Adil think when Rex barked like crazy? Adil thought that something was wrong with the हाँ, dog. Adil thought that Adil thought that something is wrong when Rex barked like crazy. ठीक है। और कौन है? हम्म, रफ़ा अब्दुल रफ़ा, आप बताइए तो। इट इज़ जस्ट अ बर्ड रेक्स, नथिंग डेंजरस, वाई डिड आदिल से दिस टू रेक्स? क्या होगा इसका? इट इज़ जस्ट अ बर्ड रेक्स, नथिंग डेंजरस, वाई डिड आदिल से दिस टू रेक्स? आदिल सेड दिस टू रेक्स बिकॉज शी वॉज बार्किंग लाइक क्रेजी, है ना? ठीक है। कौन बताएगा? वाई डू यू थिंक रेक्स रिफ्यूज टू मूव? वाई डू यू थिंक रेक्स रिफ्यूज टू मूव? भाई कोई नहीं बताएंगे, सिर्फ आ रहे हैं सुन रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो भी आता है टूटा फूटा उल्टा पुल्टा बोलिए तो सही। एकदम सब ऐसे Rex, साइलेंट बने बैठे रहते फिर कैसे फ़ायदा होगा? जी, मोहम्मद हसन बताइए, वाई डू यू थिंक रेक्स रिफ्यूज टू मूव? वो मेरा टीचर हुआ था। जी। और आज पढ़ नहीं पाए हम। ओ हो, पढ़ नहीं पाए? अच्छा।
चलिए मैं ही क्वेश्चन करता हूँ, मैं ही आंसर करता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग सब आराम से सुनिए, मैं ही क्वेश्चन मैं ही आंसर करके क्लास खत्म करके जाता हूँ। वाई डू थिंक रेक्स रिफ्यूज टू मूव? अच्छा आप बता रही थी मुझे ना, कुछ बताइए। Refused to हम्म, move because uh, that she knew that she knew the bird was hurt and needed help. हाँ, शुरू का आपका थोड़ा सुन नहीं पाया मैं, लेकिन हाँ आपका समझ में आ गया। मतलब वाई डू यू थिंक रेक्स रिफ्यूज टू मूव? आई थिंक रेक्स रिफ्यूज टू मूव। एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि बिकॉज रेक्स वांटेड टू हेल्प किसका? बर्ड। रेक्स वांटेड टू हेल्प द बर्ड, ठीक है। व्हाट डिड दे फीड द सनबर्ड एंड बाय? कौन बताएगा? व्हाट डिड दे फीड द सनबर्ड एंड बाय? Sugar syrup. हाँ, दे फेड द सनबर्ड द शुगर सिरप। बाय? बिकॉज द सनबर्ड ईट्स और ड्रिंक्स शुगरी ड्रिंक। Needed energy. हम्म, चलिए पेज नंबर कितना? 17। देखिए ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें अलग से पेज नंबर 16 पे। अच्छा ये पेज नंबर 17 था, हाँ तो एक मैं आगे बढ़ गया था। पेज नंबर 16 पे आइए, देखिए इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश के, वो इसमें आए हैं। लेट्स प्रैक्टिस। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ ईच ऑफ द ओपिनियंस गिवन, है ना। से ईच न्यू सेंटेंस आउट लाउड वन बाय वन। An hour later, they were home with Rex. An hour later, the cake was done. An hour later, our school let out. An hour later, an hour later, we were on our way to Goa. एक घंटे बाद वो लोग रैक्स के साथ घर पे थे। एक घंटे बाद केक बन गया था। एक घंटे बाद हमारी स्कूल लेट आउट छूट गई थी। एक घंटे बाद हम लोग गोवा के रास्ते में थे। तो एन आवर लेटर इसका बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 10 आवर्स लेटर ऐसा भी यूज़ होता है ना, आफ्टर 1 आवर। तो एक दूसरा तरीका भी एन आवर लेटर, ज़रूरी नहीं कि आफ्टर 1 आवर ही आप बोले, एन आवर लेटर, 10 आवर्स लेटर, 5 आवर्स लेटर, ठीक है, एन आवर लेटर। तो ये कितने सारे इसमें, ठीक है। और जैसे आप बोलें कि मैं गोवा के रास्ते में हूँ, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा है। वी वर, हम गोवा के रास्ते पर थे। वी वर ऑन आर वे टू गोवा। ऑन आर वे टू गोवा, हम लोग गांव के रास्ते पर हैं। वी आर ऑन आर वे टू गोवा। वी आर ऑन आर वे टू गोवा, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें आप फिर अपने रोज़ाना के कम्युनिकेशन में, रोज़ाना के डेली इंग्लिश स्पोकन में यूज़ करें। इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में। In a few weeks, Rex cheered up. In a few weeks, the bird's wings healed. In a few weeks, our holidays started. In a few weeks, the winter arrived. कुछ हफ्तों में रेक्स हशाश बशाश हो गया। कुछ हफ्तों में परिंदे की क्या बोलते हैं, पंख ठीक हो गए। कुछ हफ्तों में हमारी छुट्टी शुरू हो गई। कुछ हफ्तों में सर्दी आ गई। तो इन अ फ्यू वीक्स इन ब्लैक और हाईलाइट करके रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दें। यू फाउंड द बर्ड जस्ट इन टाइम, तुमने परिंदे को एकदम ठीक टाइम पे। अच्छा इसमें 3-3 सेंटेंस बनाए, तो इसी से आप सीखेंगे। आप 6-6 बना ले और अपनी तरफ से यूज़ करके। यू फाउंड द बर्ड जस्ट इन टाइम, तुमने परिंदे को बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुंचा। वी रीच द रेलवे स्टेशन जस्ट इन टाइम, हम रेलवे स्टेशन बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचे। आई फिनिश द राइटिंग टेस्ट जस्ट इन टाइम, द डॉक्टर केम होम जस्ट इन टाइम। आप 6 और बना ले, ठीक है। आदिल टुक गुड केयर ऑफ रेक्स। सैम टुक गुड केयर ऑफ हिज बुक्स। द नर्स टुक गुड केयर ऑफ हिज पेशेंट। ही टुक गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने आप की देखभाल अच्छे से की। ही टुक गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ। समझ में आ रहा है? आदिल टुक अ क्लोजर लुक एट द बर्ड। I took a closer look at the painting. The detective took a closer look at the footprint. He took a closer look at himself in the mirror. है ना, तो ये इस तरह से है।
आप लोग का कल सबका काम है थिंक, उसके बाद इतना हो गया। पेज नंबर 18 पे आ जाइए। पेज नंबर 18 पे देखिए क्या, थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड आदिल कैरी द बर्ड इन हैंकरचीफ? तो ये आपको सोच के जवाब देना है। व्हाई डिड आदिल कैरी द बर्ड इन हिज हैंकरचीफ? The lady at the center says Rex is unfriendly, but in the end, Adil says Rex is kind and friendly. Why do you think this happens? हाँ, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मिल जाएगा जवाब। ठीक है। और नंबर 3, आदिल chose Rex when even though the lady told him not to do so. What does this say about Adil? What does this say about Adil? देखा किस तरह सवाल बन रहा है। What does this say about Adil? फिर एक्टिव, तो ये थिंक एंड आंसर का मैं आपसे पूछूंगा कल, ठीक है। आप लोग इसका जवाब ढूंढ के लाएं। 3 सवाल है, आराम से और बहुत ही आसान है। एक्टिव आउट का नहीं पूछूंगा, लेकिन आप ये देख रहे किस तरह से द बॉय नेल डाउन टू पिक अप द पेपर, द डॉग्स वर बार्किंग लाइक क्रेजी, टेक अ क्लोजर लुक एट। देखो हर तरह से आपको, फिर नील डाउन का अलग से मिसाल दिए, बार्किंग लाइक क्रेजी का, टेक अ क्लोजर लुक, ब्रीथ ऑन, ताकि आपको याद हो जाए। फिर एक और मिसाल रन थ्रू में, ब्रीथ ऑन टू कीप इट वार्म, रेक्स ब्रेथ on the sunbird to keep it warm. Adil picked up the bird to take it home. Bina held up her book to show it to her classmate. अब बोले now complete the following sentences in a similar way. Mom went to the market to buy some vegetables. इसमें जो buy लिखा है वो बच्चे ने लिखा है, तो buy की स्पेलिंग गलत लिख दिया, buy की BY लिखा है, असल में BUY होगा। I switched on the TV to watch a story. I got up from my seat to help नेहा विथ हर वर्क। तो ये सब एक्टिविटी है, इसमें आप लोग को क्या सिखा रहे हैं, ये सब दोबारा आपको बता रहे ताकि आपके जहन में ये नशीन हो जाए, यानी जहन नशीन हो जाए। 18 उसमें बहुत सारी एक्टिविटी, लेकिन आप लोग जब नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँ फिर। पेज नंबर, आप लोग को बोला था ना मैंने आगे देख के ला, पेज नंबर 19 देखे आप, क्या है कोई बताएगा मुझे, क्या समझ में आ रहा है पेज नंबर 19 देख के आपको? जी बताइए, पेज नंबर 19 देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? यानी आप लोग का मन ऐसा है कि मैं आऊं, शुरू से लेकर आखिर तक बोलूं, खुद ही सब कुछ करूं और वापस चले जाऊं, ना कोई सवाल पूछूं ना कुछ करूं। तो ऐसे तो लेक्चर होता है कॉलेज में, और लैंग्वेज आप नहीं सीखेंगे, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। इसमें नाउन और इसके बारे में बता दीजिए। किसके बारे में? डॉग, चाइल्ड, आदिल, रेक्स, इसके बारे में बताया गया है। नाउन, कॉमन नाउन। हाँ, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बताना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, जो पहली पिक्चर है उसमें बहुत सारे कुत्ते, बीच में कुत्ता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, बहुत सारे कुत्तों में से एक कुत्ता। ये जो इधर आ गया बाजू वाला जिसमें रेक्स लिखा है, अब उसका नाम रेक्स रख दिए, तो ये प्रॉपर नाउन हो गई। इसी तरह जो नीचे वाली पिक्चर है, बहुत सारे बच्चे हैं, बीच में दायरा है, सर्कल, तो वो कॉमन एक बॉय है, बॉय वो चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब कॉमन नाउन हो गया। लेकिन ये आदिल, अब आदिल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये छोटी सी बात है बच्चे लोग के लिए, आप लोग के लिए तो बहुत ही बच्चों का खेल है ये सब, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो होगा ना। देखिए फिर नीचे एक्सप्लेन भी करिए, वही जो सारी चीज़ें आप बुक में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोबारा आ रही है। Nouns are words that we use for people, places, animal, things, etc. The words dog, Rex, child, and Adil are all nouns. The words dog and child stand for any dog or any child. These are common words. They are written in small letters. Such words are called common nouns. Example: man, river, city, mountain. The words Rex and Adil are special names used for one dog and one child. These words begin with a capital letter. Such words are called proper nouns. Example: Raja, Rao, Tapati, Tapti, Pune and Himalaya. समझ गए? ये सारी चीज़ आ चुकी है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, बच्चे लोग का खेल है ये सब। पेज नंबर 19 हो गया। देखिए आप लोग ऐसा नहीं जवाब देंगे तो फिर मैं क्या करूँगा पता है, सिर्फ आप लोग, मैं भी टाइम पास करूँगा, आऊँगा टेक्स्ट एक स्टोरी पढ़ना शुरू करूँगा, ख़त्म करके चले जाऊँगा। आप लोग थोड़ा सा मेहनत लीजिए, 1.5 महीना हो गया ना, 1.5 महीना और बाकी है, कैसे जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पेज नंबर 20 देखिए, शायद मैंने आपको कभी बताया होगा पहले, आप लोग को याद हो कि ना याद हो। मैंने कहा था कि जैसे एक के लिए एक आता है और बहुत सारे के लिए मैनी आता है या मैनी आता है।
लेकिन उसकी कुछ जैसे उसमें बताया था फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, जो पैगंबर की स्टोरी थी तो उसमें फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, परिंदों का झुंड, तो फ्लॉक्स बहुत ही एडवांस इंग्लिश यूज होती है। तो ये पेज नंबर 20 में भी वही है कि एक चूटी को क्या बोलेंगे, एक चूटी को एन एंट, और बहुत सारी चूटी को एन आर्मी ऑफ एंट्स। ठीक है, एक भेड़ियों को क्या बोलेंगे, वुल्फ, और बहुत सारे को अ पैक ऑफ वुल्फ्स। एक शहद की मक्खी को अ बी, और बहुत सारी शहद की मक्खी को सॉम ऑफ बीज। एक हिरन को बोलेंगे अ डियर, और हिरन के गुच्छे को, पूरे झुंड को, अ डियर ऑफ, अ हर्ड ऑफ डियर। एक देखिए, एक परिंदे को बोलेंगे अ बर्ड, और बहुत सारे परिंदों के झुंड को अ बर्ड ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एक कुत्ते के बच्चे को बोलेंगे पपी, और बहुत सारे कुत्ते के बच्चे को अ लिटर ऑफ पपीज। सर इसी इसके तरह मायने भिन्न आते हैं क्या? किसका, ये जो पैक, स्वार्म, हर्ड, फ्लॉक, लीटर, इसके मानी क्या आते हैं? इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना, मैनी, मैनी की जगह ये सब यूज हो रहा है। समझ रहे हैं आप, समझ रही हैं? ओके ओके। ठीक है। अब जैसे आर्मी, तो आर्मी भी क्या, आर्मी को क्या किसको बोलते हैं, सोल्जर, एक सिपाही। पैक, पैक मतलब किसी भी चीज़ का पैक जिसमें बहुत सारी कोई चीज़ हो। सोम, सोम भी एक टाइप का गुच्छा होता है, जानवरों के गुच्छ। सोम का हो सकता है कोई और भी मीनिंग हो जो मेरे जहन में भी है नहीं, लेकिन सोम आमतौर पे जो गुच्छा होता है किसी भी चीज़ का, जो जैसे यहाँ पे बीज है, उसको बोलते हैं। लेकिन ये गुच्छा हर जगह नहीं होगा। चलिए ये जब इस तरह तो एक एक वर्ड का देखते हैं। सोम का क्या तर्जुमा है, SWARM। आप लोग की स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन जी दिख रही जी। है ना आप लोग, अच्छा। अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट स्पेशली बीज मूविंग अराउंड टुगेदर। ठीक है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का एक लंबा ग्रुप जो आमतौर पे एक साथ चलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुगेदर, तो वही गुच्छा ही है। टू फ्लाई और मूव इन लार्ज नंबर, वही हर चीज़ का गुच्छा। शो मूव, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये गुच्छा ही हुआ सॉन्ग। ठीक है, चलिए। डियर हो गया, फ्लॉक, पपी, पपी, अ लिटर ऑफ पपीज। नीचे जो कलेक्टिव नाउन में चोर, एक चोर को थीफ, और बहुत सारे चोर को गैंग ऑफ थीव्स। एक आदमी, एक प्लेयर को प्लेयर, और प्लेयर की टीम को टीम ऑफ प्लेयर्स। एक आदमी को पर्सन, और क्राउड ऑफ पीपल। तो ये इस तरह वर्ड्स है जो बहुत ही एडवांस इंग्लिश में यूज होते हैं। चलिए भाई, तो ये थिंक एंड आंसर देख के आइए। ठीक है, थिंक एंड आंसर का आप काम करके आइए। इसके ऊपर एक एक लाइन सब लोग बोले। ठीक है, छोटा छोटा सा काम दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। और जो है कितना टाइम हो गया, 30 हो गया। और जो है चलो इसको रहने देते हैं, क्योंकि मैं बता, जितनी भी एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब पूरा काम स्टूडेंट्स को करना है। टीचर गाइड करेगा कि आप कहाँ सही कर रहे, कहाँ गलत कर रहे। जब एक्टिविटी भी मुझे ही करनी है तो फिर मैं काहे के लिए करूँ एक्टिविटी। हाँ, तो आप लोग कल जो है डंग बीटल जो चैप्टर है नया वाला, पेज नंबर 24 पे वो देख के आए। उसके आगे कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो डंग बीटल देख के आ जाए कैसा है, ताकि आपको जब पढ़ाया जाए तो समझ में आएगा। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग को एक और टास्क देता हूँ। छोड़ो, मैं सोचा था टास्क दूँ, लेकिन क्या दूँ, जो आप लोग ये नहीं करते तो अलग से क्या करेंगे। चलिए भाई, आप लोग जो भी आते, जब आधा घंटा 1 मिनट दे रहे, पौना घंटा आप लोग दे रहे, तो आप आधा घंटा एकदम आ, एकदम मस्ट समझिए कि आधा घंटा आपको अलग से देना ही, तब आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। इंग्लिश मटेरियल, 3 मंथ्स इंग्लिश स्पोकन मटेरियल। 22वें दिन में देखिए क्या है। 21वां दिन है ना, 21वां दिन था, नहीं 22वां दिन। पल्सेस, पल्सेस को क्या बोलते हैं, दाल, लेग्यूम्स और लेंटिल। सबसे कॉमन है पल्सेस और सीरियल, ये सबसे ज़्यादा, और लेंटिल्स भी होता है, और पल्सेस और सीरियल सबसे ज़्यादा फेमस है। चिकपीस, इसमें असल में हाँ ये गलत दिखा है, छोले नहीं होता है, वो होता है चना। चिकपीस किसको बोलते हैं, चने को।
किडनी बीन्स, राजमा, है ना। किडनी बीन्स इसका नाम है। तो राजमा जो होता है वो असल में किडनी की तरह होता है। अगर आपने, मैं आज इसका नाम की वजह ढूंढा कि इसकी किडनी नाम क्यों है इसका, तो पता है कि वो नाम उसकी तरह दिखता है, थोड़ा सा किडनी की तरह, लाल तो होता ही है और किडनी की तरह हल्का हल्का रिजेंबल करता है। ब्लैक 20 ग्राम। सर 21st और 22nd का दो भी सेम बता रहा है, 21 लगन अच्छा, एक सेम है क्या? जो दो भी अच्छा, सेम। हाँ 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 हाँ, सही कहा आपने। अच्छा, ये डबल डबल हो गया। अच्छा, तो काफ़ी काम बाकी है अभी। हाँ, एडिटिंग का काम बाकी है जो मेरे से हो नहीं पा रहा है। अब लंबी छुट्टी आएगी तभी हो पाएगा। ठीक है, तो किडनी बीन्स, बीन्स राजमा, ब्लैक ग्राम, उड़द दाल। ठीक है, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी को याद नहीं रहने वाले। मतलब और किसी को आमतौर पे ये सब याद नहीं रहते। जो किचन के आइटम के नाम है उनको याद रहता होगा, और बाकी सही बात बताओ तो मुझे भी याद नहीं रहता है, क्योंकि मेरे को वैसे भी किचन के आइटम के नाम उर्दू में भी नहीं पता होते मेरे को जल्दी, क्योंकि मेरे को किचन, मुझे जैसे पर्सनल उसकी बात होती है, इंटरेस्ट की बात, तो मेरे को किचन के आइटम और किचन खाना बनाने ये सब का बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे एक मेरा भाई है तो उसको बहुत इंटरेस्ट है, वो सब कुछ बनाता है, खिचड़ी, दाल चावल, बिरयानी। तो उसको फिर पता भी होगा हो सकता है, तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही, मेरे को उर्दू में नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी आपको ये बता रहा हूँ क्या है ये। ब्लैक ग्राम उड़द दाल, ग्रीन ग्राम मूंग दाल, पीस, तो ये पीस में भी एस जो ये जेड पड़ा जाएगा, पीस मटर, सोयाबीन, सोयाबीन को सोयाबीन ही बोलते हैं, ब्लैक आइड पीस, लोबिया, ठीक है, रेड बीन्स, सुर्ख लोबिया, स्प्लिट बीन्स, पटी हुई मटर। स्प्लिट मतलब क्या होता है, दो हिस्से में जो स्प्लिट स्क्रीन होती है, तो स्प्लिट दो हिस्से में, तो वो अलग अलग मटर उसको बोल देंगे पटी हुई मटर। वाइट बीन्स, सफ़ेद लोबिया, क्या है, पिगन पीस, तुअर दाल, फेवा बीन्स। ये पता नहीं क्या होता है, ये होता भी है कि नहीं, मैं देखा नहीं फेवा बीन्स वाला। ठीक है, फेवा बीन्स क्या है ये, हो सकता है किसी एक जगह पाया जाता हो। आप लोग याद करने से पहले एक बार थोड़ा सर्च भी कर लेना, आप लोग के ऊपर ये काम मैंने थोप दिया। मोथ बीन्स, मूठ दाल, और लेंटिल्स स्प्राउट्स। दाल के आगे क्या है, हुए पौधे, लेंटिल स्प्राउट्स क्या है ये, मेरे को भी देखना पड़ेगा ये। लेंटिल स्प्राउट्स, चलिए वो सब अभी देख लेते हैं क्या है ये, क्या है। अच्छा, इसको कहते हैं लेंटिल स्प्राउट्स। ठीक है, ये देखिए इसका क्या है ये। लेंटिल स्प्राउट्स आर germinated lentils that are highly nutritious, easy to digest and versatile for raw and cooked dishes। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं। अब इसको आप उर्दू में क्या कहते हैं अपना ढूंढ के याद कर लीजिए। ठीक है, स्प्राउट्स भी आप इसको कह सकते हैं, सिर्फ स्प्राउट्स भी बोलते हैं इसको। अच्छा, वो क्या था, पावा क्या था, फावा पावा क्या था वो, ये था ना फावा बीन्स, ये क्या है। पहले फोटो देख लेते हैं। अच्छा, ये है, मतलब क्या है ये, हाउ टू कुक फावा बीन्स। लेकिन इसमें मिला हुआ सब, यानी बीन्स ही एक किस्म का हो सकता है, किसी एक जगह पाया जाता हो, पढ़ के समझ में आएगा। फावा बीन ऑल्सो नोन एज ब्रॉड बीन्स आर न्यूट्रिएंट डेंस लेग्यूम्स रिच इन प्रोटीन, फाइबर, fluid and minerals, offering numerous health benefits and versatile culinary uses. Overall, farming have been cultivated to over 10,000 people. Mediterranean, Middle East, African, South American and Asian cuisines. They have a slightly sweet or flavor. तो ठीक है, समझ गए ना क्या है ये फावा बीन जो भी है यही है। ठीक है, तो चलिए इसको याद कर लीजिए आप लोग। ये सारे वर्ड जो है, उड़द दाल, तुड़द दाल, राजमा, सोयाबीन, ये सब आप याद कीजिए। ठीक है, चलिए एक बार तो सबक के तौर पे आ जाता है तो फिर वो जहन में रह जाता है, कुछ हो सकता है 10 से 2 4 ही याद रह जाए आपको। उसके बाद क्या है, ग्रामर है।
देखो मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, अगर स्टूडेंट्स कम है क्लास में तो इसमें मेरा नुकसान है, आप लोग का तो बल्कि फ़ायदा है, पता है। तो आप लोग जितने लोग हैं वो तो दिलचस्पी से आपको पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर कम रहते हैं उसमें टीचर का नुकसान रहता है, पता है आपको। समझ गए होंगे आप लोग का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब सोचो मेरी प्राइवेट क्लास चलती है और फिर एक ग्रुप क्लास चलती है, तो ग्रुप क्लास में मैं समझता हूँ कि 15 स्टूडेंट्स कम से कम रहने चाहिए, और 20 तक ही पहुँच जाए तो ठीक है 1 घंटे की क्लास में। और लेकिन अभी रेगुलर बेस पे कितने आ रहे हैं, 8 9 10, 8 9 आप एवरेज समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग तो इसमें फ़ायदा ही है, बल्कि आपको समझो ये सिमिलर टू प्राइवेट क्लास हो गई। ये देखिए कहाँ तक हुआ था, पेज नंबर 33 तक हो गया था 33 हो गया था। जी। अच्छा 34 है, ठीक है ठीक है। तो ये इंडेक्स, ये इसकी है, उसकी जमा क्या है, इंडाइसिस। क्राइसिस और क्राइसिस, तो देखो वाहिद है वो जमा है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में देखो कितना सा फ़र्क है। क्राइसिस पता है ना, बहरान, कमी, किसी चीज़ की कमी, पानी की कमी है ना, तेल की कमी। तो क्राइसिस, क्राइसिस और क्राइसिस, तो ये सब बहुत ही कॉमन है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं या जहन में नहीं आता। तो क्राइसिस ये वाहिद है, ये जमा। और ये जो है देखिए इससे ऊपर वाला जो वर्ड था, ये तो बहुत ही लोग सब गलत ही समझ, जैसे ये क्राइटेरियन ये वाहिद है, क्राइटेरिया ये जमा है। इसी तरह मीडियम ये वाहिद है और मीडिया ये इसकी जमा है। तो ना ये सब वर्ड, और सिलेबस और सिलेबाय, सिलेबस वाहिद है और सिलेबाय जमा है। ये सब हम लोग का टीचर का एग्ज़ाम हुआ था एक मरतबा, मतलब ऐसे टाइम पास था, तो उसमें ये सब सवाल आया था, ठीक है। तो उसमें से कुछ मुझे पता था, कुछ मुझे भी नहीं पता था। ये देखिए कंपाउंड नाउन्स के जमा बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ड के आखिर में एस लगाया जाता है, जैसे ब्रदर, सिंगुलर क्या, ब्रदर इन लॉ, और प्लूरल क्या है, ब्रदर्स इन लॉ। अब ये सब चीज़ ऐसी होती है कि नॉर्मली लोग को पता नहीं होता और यूज़ भी ज़रूरत कम पड़ती है ना। या आप हर चीज़, जैसे आप, आपका एक ब्रदर इन लॉ हो, आप उससे एक बात करेंगे तो नहीं, आपके ब्रदर्स इन लॉ हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, लेकिन नॉर्मली ऐसी ज़रूरत ना पड़े तो लोग को पता भी नहीं होता है। लेकिन लोग बोलते बोलते ब्रदर इन लॉज, वहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो आपको सही पता होना चाहिए जमा कहाँ पे लगेगा, मेन वर्ड में, रूट वर्ड में, वो क्या, ब्रदर्स। तो ब्रदर्स इन लॉ जमा होगी, ना कि ब्रदर इन लॉज। इसी तरह फुटबॉल में फुटबॉल्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह बेडरूम में बेडरूम्स यहाँ पे जमा आएगी। पासर बाय में पासर्स बाय, कहाँ पे आ रहा है वो आप ध्यान रखिए। ये सब कोई इसका एकदम रूल नहीं है, खिलाफ क़यास, और जहाँ पे जैसा बता रहे वैसा आप यूज़ करते जाइए। खिलाफ क़यास, एक्सेप्शंस, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, मैन सर्वेंट है तो मैन ऐसा बन जाएगा। फिगर्स और लेटर्स के जमा बनाने के लिए उनके आखिर में ऐसा लगाते हैं, जैसे अब ये बहुत, जैसे जब आर्टिकल लिखते हैं आदमी उस समय ऐसा ज़रूरत पड़ती है। तो बी ए की जमा कहाँ कैसे बनेगी, ये देखिए जब आप लिखेंगे, राइटर बनेंगे, लिखेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा इसकी जमा कैसे बनेगी, तो देखो कैसे बनी, बी एज, देखा आपने, एम एज, एम पीज। अच्छा पी की जमा, ये आप किसी चीज़ को समझा रहे, पी के ऊपर आप एक बात कर रहे हैं, पी की आपको जमा बनानी है, पी की आपको जमा बनानी है। बहुत सारे पी अगर आ जाए तो पी की जमा कैसे बनेंगे, तो पीस है, समझ गए। एम की एम्स, ई की ईज, सी की सीज, फोर की फोर, सिक्स की सिक्स। आप किसी से पूछे बहुत पढ़े लिखे से, अच्छा पी की जमा क्या होगी, वो नहीं बता पाएगा। हाँ अगर वो एकेडमिक बैकग्राउंड से है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है और इंग्लिश ही पढ़ाता है, तो हो सकता है बता दे। तो ये सब, और यूज़ भी इसका बहुत कम होता है, ऐसा थोड़ी कि रोज़ाना कोई यूज़ कर रहा है, कहाँ कोई यूज़, ये जो एकेडमिक के लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने के लोग हैं, वो सब यूज़ करते हैं, लिखने वाले हैं। कुछ नाउन्स की जमा बनाने के कोई ख़ास कायदा नहीं है, उन्हें स्पेशल प्लूरल्स कहते हैं, जैसे ये देखिए। अच्छा ये देखिए, ये कभी आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप आज से इंग्लिश सीखे, पढ़े लिखे, बोले, लेकिन आप कभी जल्दी देखेंगे नहीं ये, लेकिन फिर भी एक बार नज़र के सामने से गुजर जाए, अच्छा है। ये मिस्टर को लिखते कैसे, मिस्टर एम आर लिखते शॉर्टकट में, जनाब, और इसकी जमा क्या, मैसर्स, ठीक है। मिसेज, इसको कैसे बोलेंगे, मिसेज, एम आर एस, इसको क्या बोलते हैं, मिसेज बोलते हैं ना, इसको मिसेज बोलते हैं। और इसको फुल फॉर्म में मिस्ट्रेस लिखेंगे, जनाबा, और इसकी जमा मैसेडेम्स,
मेस डेम्स, क्या जमा है इसकी? मेस डेम्स। कुंवारी लड़की को मिस, मिस के 3-4 मीनिंग बताए थे ना मैंने आपको कब। एक तो मिस MISS, मिस माने कुंवारी लड़की, और एक मिस मतलब होता है याद करना, आई मिस यू, वो वाला भी होता है, ठीक है। उसकी भी स्पेलिंग MISS सेम है। एक मिस होता है जो टीचर पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, उसको भी मिस बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग भी 1 मिनट सेम है क्या? Okay, so the MISS, this word, how many meaning this word has? Kumari ladki and the teacher and I miss you. So all the 3 meanings have the same, comes with the same word. Yes, exactly. The word miss is a homograph, so it has multiple meanings depending on context. It can mean a young, unmarried woman like Miss Smith, a form of address for a female teacher, or it can be used when you're expressing feelings or And is there any other meaning with this word? yes, there's also a meaning when we say to miss, like when you're missing a bus or missing a target or it means to fail. And is there any other meaning? Good question. One more, miss can also refer to failing to attend something. सेम बात है। So, yeah. तो टोटल 4 मीनिंग हो गए और सेम स्पेलिंग है, ध्यान से। मिस मतलब कुंवारी लड़की, अनमैरिड यंग वीमेन, और दूसरा हो गया मिस माने टीचर, और तीसरा मिस माने हो गया याद करना, आई मिस यू, और चौथा जैसे आई मिस द बस, वो मेरे से बस छूट गई, तो उसके लिए भी ये सेम वर्ड यूज होता है। चाइल्ड माने बच्चा, चिल्ड्रेन उसकी जमा है, ठीक है। चलिए भाई इतना ही रहने देते हैं, मैं अब खुद ही कितना बोलते रहूँ मैं, आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे। पेज नंबर 34 तो बाकी नहीं है। पेज नंबर 34 किस चीज़ का? ग्रामर का? हाँ तो मैंने 34 में 35 पढ़ा दिया गया। जी अच्छा ठीक है, कल 34 देखते, ठीक है। जी बताइए, कोई सवाल है, कोई डाउट है? सब सर ठीक है आपने मतलब? बताया कि ईस अगर जमा को बोला जाता है, लाइक अभी बच्चों को समझा रहे हैं, ऑल एज आर हियर इन द बोर्ड, ऐसा बोल के बोल सकते हैं। क्या क्या वापस बोलिए। आपने यहाँ प्लूरल्स में ईस बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं, बताया ना। जब हम लोग बच्चों को समझा रहे होते हैं, लाइक ए ऑल एज आर हियर, मतलब बहुत सारे ए हम लोग लिख रहे हैं ताकि बच्चे समझ जाएं। ऑल अच्छा, एज आर हियर हाँ हाँ हाँ, क्या? तो आप ये कह सकते, क्या वहाँ पे बोल सकते हो कि मैं कि ऑल एज? या हाँ हाँ, तो देखिए असल में तो आप बिल्कुल बोल सकते हो, सही तरीका यही है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ना, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जो नहीं समझ पा रही है वो बात, या आप बहुत ही एडवांस इंग्लिश आप जानते हैं, आपकी ऑडियंस लेकिन नहीं जान पा रही है, या उर्दू भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो आपको अपने ऑडियंस को समझाना है, लेकिन आपको सही पता होना चाहिए कि क्या है। लेकिन बच्चे के सामने बोल सकते हैं, लेकिन मशवरा ये कि ना बोले, वो सोचेंगे ये क्या होता है, तो इसलिए बेहतर क्या है कि ना बोले, लेकिन बोलना बिल्कुल सही है। ऑडियंस को आपको देखना, ऑडियंस क्या है आपकी, ठीक है। और जी कोई बताएगा मेरे को वो रेसिपी? चलिए ठीक है भाई, आप लोग मेहनत करके आए, देख के आए, सब धीरे धीरे जा रहे हैं, क्या फ़ायदा में अकेले बोलते रहे। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।